बच्चों, आज हम इतिहास के अंतर्गत पाठ 10 प्राचीन भारत सांस्कृतिक का दूसरा मुद्दा जनजीवन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन भारत के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे संगम साहित्य, धार्मिक साहित्य में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता, और साथ ही साथ रामायण, महाभारत, नाटक के बारे में, व्याकरण ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो इन साहित्यों के माध्यम से उस समय के लोगों का जनजीवन कैसा था उसके बारे में हमें पता चलता है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार जो है वो चलता था, जिसके कारण लोग संपन्न और समृद्ध थे। समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, जैसे कि आज भी समाज धर्मों और जातियों में बटा हुआ है। ठीक उस समय में भी कारीगर और व्यापारियों के संगठन होते थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। लेकिन आज के समय में कैसा है, जाति होता है। जैसे अगर हिंदू धर्म है तो उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह से जातियां बटी हुई हैं, धर्म बटे हुए हैं। उस समय में भी इस तरह से जातियां बटी हुई थी। जो कारीगर और व्यापारियों का संगठन था उसे श्रेणी कहा जाता था। व्यापार आज के समय में हम देखते हैं कि वायु मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग इन सब के माध्यम से व्यापार होता है। तो प्राचीन समय में दो ही माध्यम थे, जल मार्ग और सड़क मार्ग। रेल मार्ग और वायुयान का जो मार्ग था वो उपलब्ध नहीं था। आज के समय में भी अगर किसी भी देश को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो दूसरे देश से मंगाते हैं। तो ठीक वैसे ही प्राचीन समय में भी लोग मलमल के वस्त्र, हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ और उत्कृष्ट बनावट वाले जो मिट्टी के बर्तन थे जो भारत में बनते थे, उनकी मांग विदेशों में बहुत ही थी। चावल, गेहूं, जौ, मसूर प्रमुख फसलें थी। लोगों के भोजन में अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, मांस, मछली, दूध और घी और फलों का समावेश होता था। आज भी हमें खाने के लिए इन अन्न और घी, दूध वगैरह जो है वो आज भी उसकी आवश्यकता होती है। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। आज के समय में हमारे पास सिल्क का कपड़ा होता है, ऊनी वस्त्र होता है, नायलॉन वगैरह होता है, लेकिन उस समय सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र ही मिलते थे। ये वस्त्र लगभग आज के वस्त्रों जैसे धोती, उत्तरीय वस्त्र, साफा, साड़ी के समान थे। आज भी लोग वैसा ही कपड़े पहनते हैं, आप सभी देखते होंगे। कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। उस समय भारतीयों ने कपड़े कैसे सिलते हैं इसके बारे में उन्हें जब कुषाण भारत में आए तो उन्हें उनसे पता चला। अगला मुद्दा है विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। अगर आप सभी बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो जब प्राचीन समय में लोग बीमार पड़ते थे तो उस समय वो आयुर्वेद का सहारा लेते थे। आयुर्वेद में वो जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करते थे। उसमें आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान मतलब रोग को कैसे दूर किया जा सकता है और उपचार जैसी बातों पर विचार किया गया है। साथ ही साथ रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप सभी जब कोरोना वायरस फैला था तो उस समय काढ़ा पीते थे, तो जिससे काढ़ा पीते थे तो उससे रोग ज़्यादा फैलता नहीं था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें आयुर्वेद में मिलती हैं। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था। चरक संहिता ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान तथा औषधि विज्ञान की विस्तृत जानकारी मिलती है। चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखा है। शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी मिलती है। और
जो लगने वाले घाव होते हैं, हड्डियों का टूटना और उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाएं, ऑपरेशन, इन सभी बातों पर भी विचार विमर्श किया गया है। जब किसी की हड्डी वगैरह टूटती है तो देखिए ऑपरेशन वगैरह कभी कभी होता है। तो ये सभी चीज़ें आधुनिक है ऐसा नहीं बोल सकते, प्राचीन समय में भी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त थी। और जो सुश्रुत संहिता है उसका अनुवाद अरबी भाषा में भी हुआ, उसका नाम किताब सुश्रुत रखा गया। वाग्भट ने वैद्यक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध भिक्षु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के बारे में जानकारी मिलती है। गणित और खगोल विज्ञान, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो शून्य है वो भारतीयों ने दिया है। 1 से लेकर 9 और शून्य संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही किया था। इन अंकों का मूल्य एकम दहाई के स्थानानुसार बदलता है, इकाई दहाई। यह भारतीयों को मालूम था। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट जो है वो खगोल शास्त्र का ज्ञाता होने के साथ ही साथ एक गणितज्ञ भी था और उसने गणितीय क्रियाओं के कई सूत्र भी दिए थे। उसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। जैसा आप सभी बोलते हैं, हम सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सबसे पहले परिकल्पना जो है वो आर्यभट्ट ने ही किया था। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ यूनानी, रोमन और इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से हैं इस पर भी विचार किया गया है। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो ये प्राचीन समय में जनजीवन तो समृद्ध था ही साथ विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में भी लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। क्या तुम जानते हो कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने अणु परमाणु पर विचार किया है और कणाद के अनुसार यह जो विश्व है असंख्य वस्तुओं से भरा है। ये असंख्य वस्तुएं जो हैं अणु हैं, जो कि अपने रूप जो हैं निरंतर बदलते जाते हैं। सभी वस्तुएं अपना रूप बदलती हैं लेकिन अणु जो हैं अक्षर रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अभी देखते हैं शिक्षा के केंद्र। अभी आज के समय में आप सभी स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो ठीक वैसे ही प्राचीन समय में भी लोग पढ़ते थे। उन्हें भी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाना होता था। जैसे अभी स्कूल है तो उस समय गुरुकुल होता था, फिर ठीक जैसे ही वो बड़ी क्लास में जाते थे तो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो आज के समय में भी वैसा ही होता है। उस समय ख्याति प्राप्त केंद्र थे जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यह स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पर पाए गए पुरातत्वीय प्रमाण जो मिले हैं उसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि तक्षशिला नगरी जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। गौतम बुद्ध का जो समकालीन जीवक नाम का वैद्य था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि, वैद्य चरक भी तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। तक्षशिला जो है वो दुनिया का पहला और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र,
तर्कशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती थी।